हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। अब जो हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्या होता है रेजोनेंस, कब होता है रेजोनेंस, इसमें क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती हैं, क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, बैंडविड्थ कितनी होती है, इसको हम लोग सीरीज रेजोनेंस सर्किट में पूरी तरह डिस्कस करेंगे। उसके जब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बारी आएगी तो उसमें क्या है, अगर आप सीरीज रेजोनेंस अच्छे से देखेंगे तो पैरेलल रेजोनेंस जस्ट उसका अपोजिट होता है। जहां जहां पर सीरीज में वोल्टेज आएगा वहां वहां पर पैरेलल में क्या आएगा, करंट आएगा। बस इतना अंतर पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्या होगा इसमें, सीरीज रेजोनेंस, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी कभी रेजोनेंस की स्थिति उत्पन्न होगी तो केवल तभी उत्पन्न होगी जब सर्किट में कम से कम दो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट हों। कभी ऐसा नहीं हो केवल एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट, मतलब इंडक्टर अकेला हो या कैपेसिटर अकेला हो और रेजोनेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा हमेशा दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं। देखिए हमने एक सर्किट लिया है, इसमें रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है और कैपेसिटर सीरीज में लगा है, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटेंस है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR है, इसके क्रॉस VL है और इसके क्रॉस VC है। VR VL VC, और इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रिएक्टेंस है, ये C का रिएक्टेंस है। तो रेजोनेंस की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बराबर हो जाए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के। या तो ये कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इसका रिएक्टेंस है, इंडक्टर का रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो हमारी स्थिति रेजोनेंस की स्थिति के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा VL बराबर हो जाए VC के, इसी को हम लोग कह सकते हैं, करंट तो तीनों में सेम वैल्यू होगी, इसको हम IXL लिख सकते हैं और इसको हम लोग IXC लिख सकते हैं। I से हमारा कैंसिल, XL बराबर XC। या तो हम ये कह दें इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो हमारी रेजोनेंस की स्थिति संभव होगी। या तो ये कह दें। अब हमने जब ये देखा तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इम्पीडेंस। अगर निकालना चाहें, अगर हम इम्पीडेंस निकालना चाहें तो Z बराबर सीरीज में √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, Z बराबर XL बराबर XC है तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, केवल R² बचा, यानी कि R। हमारा Z बराबर किसके आ गया, R के। जब हमारा Z बराबर R के आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम है, क्योंकि इसमें केवल R की वैल्यू आ रही है और कोई सा मान जुड़ या घट नहीं रहा है, केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, यानी कि इम्पीडेंस हमारा कैसा है, यहाँ पे मिनिमम है। जब इम्पीडेंस मिनिमम है तो I बराबर होता है हमारा V/Z। तो जब इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट कैसी, मैक्सिमम होगी। इस स्थिति में करंट कैसी होगी, अधिकतम होगी। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम होता है और करंट कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। पहली बात यहां से ही बात निकल के आई। दूसरी बात देखते हैं पावर फैक्टर एंगल या पावर फैक्टर कितना होता है। जब हमारा XL बराबर XC के हो गया, अगर हम बात करेंगे तो cos फाई होगा R/Z के। R की वैल्यू तो R ही रहेगी और Z की वैल्यू भी R के बराबर आ गई, यानी कि 1 के, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। पावर फैक्टर एंगल का मान कितना है, 0 डिग्री, या ये कहें 1। पावर फैक्टर कितना है, 1। पावर फैक्टर एंगल कितना है, 0। यानी कि जब हमारी सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन होगी उस स्थिति में हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा। पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो दो बातें निकल के आई, कौन कौन सी, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस का मान मिनिमम न्यूनतम होता है और करंट का मान अधिकतम होता है। उसके बाद क्या निकल के आया, पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। ये हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट कुछ बातें देखी हैं।
अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे बढ़ते हुए इसके ग्राफ पे। अगर हम इसका ग्राफ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। देखिए हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से देखते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान हमारे लिए कितना आएगा ये देखते हैं हम लोग पहले। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमने मान लिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ नॉट से दर्शा रहे हैं। किससे? एफ नॉट से। तो ये हमारा 2 पाई एफ एल, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। रेजोनेंस की कंडीशन हमारे दोनों आपस में बराबर हुए हैं, तो हमने माना इस स्थिति में हमारी फ्रीक्वेंसी का मान है एफ नॉट। चाहे तो एफ नॉट माना चाहे तो एफ आर मान ले, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। एफ नॉट बराबर 1/2 पाई एफ नॉट सी। 2 पाई हमारा एफ नॉट को हम यहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ कितना आ गया? एफ नॉट का स्क्वायर, 2 पाई को यहाँ भेज दें, एल को यहाँ भेज दें, 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। अगर हम बात करेंगे एफ नॉट की, रूट लेंगे 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा सीरीज के केस में, एफ नॉट बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। जब हमारे पास ये आ गया, हम 2 पाई को यहाँ ले सकते हैं, देखिए ले जाएंगे, एफ नॉट इंटू 2 पाई बराबर 1/√LC एल सी। और इसको हम लोग एफ 2 पाई एफ को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, रेडियन फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC सी। ये हमारे लिए ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पर आ गई। हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाली, रेडियन फ्रीक्वेंसी निकाली, इम्पीडेंस निकाला, पावर फैक्टर निकाला, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमने देखा। एक बात और, इस सर्किट को हम लोग वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी कहीं सीरीज की बात होगी वहां पर वोल्टेज मैग्नीफायर बोलेंगे, पैरेलल बात होगी करंट मैग्नीफायर बोलेंगे। तो इसको हम लोग वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में निकाल ली। जब हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, अब जो है हम फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है, उसको भी ड्रा करना शुरू करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस के बीच में लोग ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा ग्राफ बनने वाला है कौन सा? फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट, इन दो राशि के बीच में ग्राफ बनने वाला है। क्या होगा हमारा? हमने एक एक्सिस ड्रा कर ली एक्स और वाई। हमने मान लिया एक्स एक्स हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और इस एक्स हमारी क्या है? करंट है। इस एक्स हमारी क्या है? करंट है। इस एक्स हमारी क्या? फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए शुरू में क्या हुआ, हमारे पास पहले कम फ्रीक्वेंसी थी, हमने फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाना शुरू किया। यहां से फ्रीक्वेंसी के मान धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और एक स्थिति ऐसी आई, करंट मान बढ़ता रहा। एक स्थिति ऐसी आई जिसके बाद करंट का मान क्या हुआ? करंट का मान पुनः घटना प्रारंभ हो गया। एक स्थिति ऐसी आई कि यहां से करंट का मान फिर से घटना प्रारंभ हो गया। ये हमारे पास स्थिति आई, तो हमने कहा जहां पर करंट मान घटना स्टार्ट हुआ है वो करंट मैक्सिमम करंट थी, यही तो आई एम होगी, मैक्सिमम करंट। इसको हमने मान लिया आई मैक्सिमम करंट मान लिया। अब करंट मैक्सिमम कब होगी? जब इंपीडेंस मिनिमम होगा। यानी कि हमने ये कहा कि यहाँ पर करंट अगर अधिकतम है तो ये फ्रीक्वेंसी कैसी रही होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रही होगी, एफ नॉट रही होगी। हमने चलिए ठीक है, ये एफ नॉट अगर रही है तो हमारे दिमाग में एक बात और है कि जब हमारा एसी सर्किट एनालिसिस करते हैं वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू पे ना होके आरएमएस वैल्यू पे होती है। यानी कि हम बात करें आई आरएमएस की साइनसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, तो आई एम बाई √2 होती है, या यो कहें 0.707 आई होती है, या कहें 70.7% होती है मैक्सिमम के। मैक्सिमम करंट के 70.7% होती है। तो हम इसमें कहेंगे करंट का मान जब अपने अधिकतम मान के 70% पे पहुंच जाएगा वो इफेक्टिव वैल्यू होगी। अगर हम 70% बात करें तो कहीं हमको यहाँ पे मिलेगा 0.707 ऑफ आई मैक्सिमम। यहां से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। जब हम यहां से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये इस वाले कर्व को दो जगह काटेगी, इस वाले कर्व को दो जगह काटेगी। जब इस वाले कर्व को दो जगह काटेगी तो जो पहले कट पे फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी और जो बाद वाले कट पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी उनका नाम हमने F1 और F2 दे दिया। इनको हम लोग ω1, ω2 या ω0 भी बोल सकते हैं अगर रेडियन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। इसको हमने F1 और F2 नाम दे दिया। जब हमने F1 और F2 नाम दे दिया
तो इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। F1 और F2 हमारे लिए क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको आप नोट करते जाए एक बात को, F1 F2 हमारी क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F1 को हम लोग बोलेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F1 को हम लोग बोलेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और F2 को हम लोग बोलेंगे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 हमारी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसी यहां पर हमको मिलेंगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमको मिल गए F1 और F2 के मान। अब हमने देखा, चलिए ठीक है, इतना तक बात अच्छी बात है। अब क्या देखेंगे हम लोग, जो इनके बीच में दूरी है F0 हमारी जस्ट बीचों बीच में है, यहां से यहां तक दूरी बराबर है, यहां से यहां तक दूरी बराबर है। तो जो F1 और F2 का अंतर है, F1 माइनस F2 का अंतर है, यही हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंडविड्थ कहलाता है। तो बैंडविड्थ हमारा क्या है? दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी या दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर एक वीडियो पहले से बना चुके हैं, उसमें आप समझिए बैंडविड्थ होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ये हमने देखा बैंडविड्थ हमारा क्या है? दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस या इनकी रेंज कितनी है। जब ये बीचों बीच में है, टोटल हमारी बैंडविड्थ, पूरी दूरी बैंडविड्थ कहलाती है। अगर हम बात करें आधी दूरी की, यानी कि यहां से यहां तक दूरी हमारी बैंडविड्थ अपॉन 2 कहलाएगी, और आधी दूरी ये हमारी बैंडविड्थ अपॉन 2 कहलाएगी। ये हमारी बैंडविड्थ अपॉन 2 ये है, बैंडविड्थ अपॉन 2 ये है। इतना हमने निकाल दिया। अब हमसे कहेगा F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है और बैंडविड्थ पता है तो हम लोग F1 F2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें F1 की, हमें चाहिए F1, हमें F0 पता है, जब हमें F0 पता है और पूरी दूरी पता है, हम खड़े हैं यहाँ पर, हमको वापस आना है यहाँ पर, तो कैसे आ सकते हैं? अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से यानी दूरी घटा दें तो हम F1 पे आ जाएंगे, यानी F1 बराबर F0 माइनस का बैंडविड्थ अपॉन 2। ठीक है। अगर हम बात करें F2 की, हम खड़े हैं यहाँ पर और हमें जाना यहाँ पर है, तो कैसे आ सकते हैं? हमें आगे की ओर बढ़ना है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में अगर हम बैंडविड्थ अपॉन 2 जोड़ दें तो हम F2 पे पहुंच जाएंगे। ये हमने F1 और F2 को निकाल लिया। ये इस ग्राफ से क्वेश्चन बनना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमारा बात निकल के आएगी। अब बनता है कि जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये है, हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इससे कम पे हमारा सर्किट किस तरह बिहेव करेगा और इससे ज्यादा पे हमारा सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, ये बात भी बनती है। ये भी बात हमको देखनी है। देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पे अगर बात करेंगे हम, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी? देखिए, इसको बताते हैं किस तरह बिहेव करेगा। अगर हम बात करें XL बराबर 2 पाई FL और XC बराबर 1/2 पाई FC। XL XC मान लिखे और कुछ नहीं किया। अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम है तो हमारा XL भी कम रहेगा, तो VL कैसा आएगा? कम आएगा, क्योंकि VL बराबर IXL। अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम है तो XC क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगर XC ज्यादा आएगा तो VXC भी ज्यादा आएगा, VC भी ज्यादा आएगा। अगर हमारे पास VC ज्यादा आएगा तो हम कहेंगे सर्किट हमारा कैपेसिटिव नेचर का है। कैसा है? कैपेसिटिव नेचर का है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पे हमारा सर्किट कैपेसिटिव नेचर की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। किस स्थिति में? रेजोनेंस की कंडीशन में। अब हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर पर हमारा सर्किट किस तरह बिहेव करता है? जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाएंगे तो हमारा XL की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब XL की वैल्यू बढ़ जाएगी तो VL की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब हमारे पास VL की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा सर्किट जो है वो इंडक्टिव नेचर की तरह बिहेव करता है। किस तरह? इंडक्टिव नेचर की तरह बिहेव करता है, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर हमारा सर्किट इंडक्टिव नेचर की तरह बिहेव करता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम पर हमारा सर्किट किस तरह बिहेव करता है? कैपेसिटिव सर्किट तरह। रेजोनेंस से ज्यादा पे इंडक्टिव तरह, रेजोनेंस पे रेजिस्टिव सर्किट तरह बिहेव करता है।
ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। ये हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में, बैंडविड्थ तक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। ग्राफ में देख लिया है किस तरह बिहेव करता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ना है क्वालिटी फैक्टर पे। किसको बढ़ना है? क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। चलिए क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तथा बैंडविड्थ के अनुपात को क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ये बात तो हम बता चुके पहले भी। अब जो है जो नई बात है उसको देखिए। बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर की, तो क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या होता है? रियल अपॉन वी, रियल अपॉन वी। अगर हम वी की जगह आई एक्सएल रख दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई जेड रख दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई से आई कैंसिल, एक्सएल अपॉन जेड क्या है सीरीज पे रेजोनेंस पे आर, यानी कि एक्सएल अपॉन आर बोल सकते हैं। इसी को हम लोग ओमेगा एल अपॉन आर भी बोल सकते हैं, ओमेगा एल अपॉन आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। इसी को हम लोग ओमेगा नॉट एल अपॉन आर भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इसी को हम लोग वी सी अपॉन वी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग आई एक्स सी अपॉन आई जेड लिख सकते हैं, इसी को हम लोग आई से कैंसिल एक्स सी अपॉन आर लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर भी लिख सकते हैं। ये भी क्वालिटी फैक्टर के सारे फॉर्मूले हम लिखते जा रहे हैं। जब हमारे पास ये क्वालिटी फैक्टर, ये क्वालिटी फैक्टर, तो देखिए अगर हम बात करें इधर से ले चले ओमेगा एल अपॉन आर से लेके चले तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और निकल के आता है। अगर हम ओमेगा नॉट के अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी रख दें इंटू एल अपॉन आर रख दें, एल से कैंसिल हमारा होता है, क्या बनता है 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। एक फॉर्मूला हमारा ये भी बनता है क्वालिटी फैक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये सारे हमारे फॉर्मूले क्वालिटी फैक्टर के हैं, हमने एक एक करके सारे फॉर्मूले देखे हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पैरेलल में कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो इनको आप देखिए, ट्राई कीजिए। इसके बाद पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वीडियो मिलेगी, वो भी आप देखिएगा। चलिए धन्यवाद।